आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर 12 क्षेत्रफल वाले प्रमेय। आज मैं आप लोग को करवाऊंगी प्रमेय नंबर 26। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रमेय है। ये है पेज नंबर 190 में। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तर्क से प्रमाणित करें कि समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजाकार क्षेत्र एक ही आधार पर और उसकी एक ही ओर स्थित हों तो वे एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित होंगे। हम लोगों ने जो पिछला वाला जो प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय नंबर 25, ये ठीक उसका उल्टा है। जिन्होंने अभी तक वो प्रमेय नहीं देखा है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगी। आप लोग वो प्रमेय पहले देख लीजिएगा, फिर ये वाला प्रमेय कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। यहाँ बोला गया है एक ही समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज जो एक ही आधार पर और उसके एक ही ओर स्थित हो। तो हम लोग बनाते हैं दो त्रिभुज। एक त्रिभुज मैंने बनाया, अब एक और त्रिभुज बनाते हैं। एक का नाम दे देते हैं ए बी सी और एक का नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर? देखो, हमने दो त्रिभुज बनाया समान क्षेत्रफल वाले जो एक ही आधार पर स्थित है, जिसका नाम है देखो AC। दो त्रिभुज है ABC और ADC, एक ही आधार AC पर है और उसके एक ही ओर AC के एक ही ओर वो दोनों स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये B और D को मिलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है नंबर 1 पॉइंट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC दो त्रिभुज हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC एक ही आधार AC पर स्थित है। ठीक है बच्चों, नंबर 3 पॉइंट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC AC के एक ही ओर है और एक ही ओर स्थित है। तो क्लियर आप लोगों को दिया गया है। अब क्या प्रमाणित करना है? अच्छा, एक और पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, वो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। प्रमेय 25 में हम लोगों ने ये प्रमाणित किया था कि ABC का दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा अगर वो एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। यहाँ पर हम लोग प्रमाण करेंगे कि अगर ये कंडीशन हो तो दोनों त्रिभुज AC समानांतर BD के बीच में स्थित होंगे, मतलब समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, दिया गया है, प्रमाणित करना है। अब प्रमाणित
करना है। AC समानांतर BD। देखो AC समानांतर BD। अब हम लोग इस प्रमेय को प्रमाण करने के लिए कुछ रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे मैं पहले आप लोग को बता दूं, फिर बनाते हैं। हम लोग ये B बिंदु से AC पर एक लंब खींचेंगे जो AC को P बिंदु पर काटेगा, और फिर D से एक लंब खींचेंगे जो AC के बड़े हुए भाग को Q बिंदु पर काटेगा। देखो बना रहे हैं। ये लंब है AC के P बिंदु पर, और फिर देखो ये D से भी मैंने एक लंब बनाया जो AC के बड़े हुए भाग पर Q बिंदु पर कट रहा है। ठीक है, तो रचना आप लोग को समझ में आया। अब रचना लिख लेते हैं हम लोग जो हम लोगों ने बनाया। B और D बिंदु से AC पर BP, मैं एक और बार दिखा रही हूं आप लोग को। देखो ये देखो B और D बिंदु से AC पर एक लंब खींचा, ये देखो BP, और D से एक लंब खींचा गया है DQ। पहला वाला लंब AC के P बिंदु पर मिलता है, दूसरा वाला लंब AC के बड़े हुए भाग Q पर मिलता है। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम लोग। B और D बिंदु से AC पर BP और DQ दो लंब खींचा गया जो AC तथा AC के बड़े हुए भाग पर P और Q बिंदु पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं प्रमाण। मैं एक और बार चित्र बना रही हूं। ये A था, ये B था, ये C और ये D, ये दोनों मिला हुआ था। यहाँ से एक लंब खींचा गया था जो Q बिंदु पर मिल रहा था, और यहाँ से एक लंब खींचा गया था जो P बिंदु पर मिल रहा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं, आप लोग ध्यान से देखो। ये BPQD एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ये हम लोग प्रमाण करेंगे। देखो ये BP और ये जो DQ है ये समानांतर होगा और बराबर भी होगा, ये हम लोग प्रमाण करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग देखो। सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हाफ इंटू आधार। देखो ABC का आधार क्या है, AC, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये लंब,
बीपी। तो ये हो गया एबीसी का क्षेत्रफल। अब हम लोग एडीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं। एडीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, फिर से हाफ इंटू आधार क्या होगा, देखो सेम था ना आधार, एडीसी का आधार एसी है, एसी गुणे देखो ये डी क्यू लंब है। अब प्रश्नानुसार क्या था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू त्रिभुज ए बीसी का क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो अब लिख दो, ये 1 नंबर कर दो, ये 2 नंबर। तो 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल रहा है, हाफ इंटू एसी इंटू बीपी, और राइट हैंड साइड में हाफ इंटू एसी इंटू डी क्यू, और ब्रैकेट में लिख दो 1 और 2 से। देखो एबीसी के जगह पर मैंने ये हाफ इंटू एसी इंटू बीपी लिख दिया, और एडीसी के जगह पर मैंने हाफ इंटू एसी इंटू डी क्यू लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग देखो ये हाफ हाफ बोथ साइड कैंसिल हो गया, ये एसी एसी बोथ साइड कैंसिल हो गया, बचा क्या, बीपी इज इक्वल टू डी क्यू। मैं थोड़ी देर पहले आप लोग को बता रही थी हम लोग बीपी इज इक्वल टू डी क्यू प्रूफ करेंगे। तो हम लोग का बीपी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया, इसको हम लोग कर देते हैं 3 नंबर। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा मैं एज का एक प्रमेय याद दिला दूं। अगर दो रेखाएं हैं, इस तरह से 2 रेखाएं हैं और ये है तिर्यक रेखा, अगर अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, अंतःकोणों का योगफल मतलब यहाँ और यहाँ जो कोण है इन दोनों को प्लस करने से अगर 180 होता है तो ये दोनों कोण समानांतर होंगे। मैं लिख दे रही हूँ अच्छे से। अगर मान लो ए बी और ये सी डी है और ये है तिर्यक रेखा ई एफ, तो इनके द्वारा 2 अंतःकोण बने हैं, एक कोण है ये और एक कोण है ये। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं, प्लस करने पर अगर 180 डिग्री आता है तो ये जो ए बी है और जो सी डी है ये समानांतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देखो बीपी एसी पर लंब है, चूंकि बीपी और डीक्यू एसी और एसी के बढ़े हुए भाग पर, एसी के बढ़े हुए भाग पर लंब है, therefore एंगल बीपीक्यू 90 डिग्री होगा और एंगल डीक्यूपी भी 90 डिग्री होगा। देखो ये अगर इसके ऊपर लंब है तो ये एंगल 90 होगा और ये एंगल भी 90 होगा। तो ध्यान से देखो, अगर बीपी और डीपी 2 रेखाएं हैं और ये जो पीक्यू है, ये पीक्यू अगर तिर्यक रेखा है तो ये जो अंतःकोण बन रहे हैं ये तो 90 प्लस 90 180 हो रहा है। मतलब ये जो बीपी है और ये जो डीक्यू है ये समानांतर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे हम लोग, बीपी समानांतर डीक्यू होगा, कारण एक ही सरल रेखाखंड पर लंब है। ये पोर्शन क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को, किस तरह से बीपी और डीक्यू समानांतर हो रहे हैं। मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो ये जो बीपी है ये लंब है मतलब 90 डिग्री, और ये वाला भी लंब है मतलब 90 डिग्री। अब ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीपी
और DQ समानांतर हो गया। एक ही सरल रेखाखंड पर लंब है, इसीलिए समानांतर हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का 4 नंबर। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ये 4 नंबर। तो 3 और 4 से क्या मिला हम लोग को? 3 और 4 से BP इज इक्वल्स टू DQ है और BP और DQ समानांतर भी है। तो इससे हम लोग को मिल गया कि BPQD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देयरफॉर BPQD एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समानांतर चतुर्भुज है मतलब आमने सामने की भुजा समानांतर और समान होगी। तो हम कह सकते हैं ये PQ और ये BD समानांतर है। ये PQ और BD समानांतर है। ये तो पूरा ही समानांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली जो उसकी भुजा है वो भी समानांतर होगी। PQ और BD समानांतर। अब PQ मतलब ही तो AC लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को आ गया AC और BD समानांतर। तो वही लिखेंगे अब हम लोग। Therefore PQ समानांतर BD। Therefore AC समानांतर BD प्रमाणित। देखो AC समानांतर BD यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही प्रमाण करना था हम लोग को। देखो AC समानांतर BD। तो बच्चों अगर एक ही क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज अगर एक ही आधार और पर स्थित हैं तो जो ये रेखाएं हैं ये समानांतर होगी। तो ये दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगे। क्लियर? तो बच्चों आप लोग ये प्रमेय अच्छे से पढ़िए। ना समझ में आए तो मेरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक दूसरा चैप्टर कराऊंगी। थैंक यू।